हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे और हम ये समझेंगे कि ये हमें फिजिक्स के जर्नी में कैसे हमारी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं। हमने फंक्शन देखा था, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है, और उसको ग्राफिकली सपोज मैंने ऐसे डिनोट किया है, ठीक है। आई मीन टू से that this function y is varying with x that is being represented by this curve, okay। हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया x, ठीक है, और उस पॉइंट में dx वेरिएशन किया, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर x है और ये dx आगे बढ़ता है, इसका मतलब ये पॉइंट होगा x प्लस dx, उसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये x है तो ये एफ एक्स होगा, गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये जो चीज़ है काइंड ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। इसे हम बाहर निकाल के इसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वालिटी, ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल तो नहीं है, एक्सेप्ट दिस स्मॉल ट्रायंगल, we can say that this is a rectangle, okay। तो इस रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, चूंकि ये x है और ये x प्लस डी एक्स है, तो ये विड्थ dx हुआ रहा होगा, ये विड्थ है dx, ठीक है। और ये जो लेंथ है fx के बराबर है, ठीक है। we can say fx is the length of this rectangle, however dx is the breadth of this rectangle, ओके। सो अगर हम इस छोटे से रेक्टेंगल की, जिसका विड्थ एज स्मॉल एज dx है, हमने देखा था dx बहुत ही छोटा क्वांटिटी होता है, वो इतना छोटा होता है कि दैट ऑलवेज अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो इस छोटे से एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल इज एफ एक्स into dx, am I right। ये जो फंक्शन fx है into dx, that is length cross breadth is the area of this rectangle except this triangle। So we are leaving this triangle. Why we are leaving this triangle? Since this breadth dx is very small, that is it is approaching zero, so this line, ये जो line है वो इस line के बिल्कुल ही करीब है। आई मीन टू से, ये अगर फर्स्ट लाइन है तो सेकेंड लाइन बिल्कुल ही करीब है। ये मैं आपको बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ। हाउएवर ये लाइन और भी करीब होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस, आई मीन ये जो ब्रेथ है वो dx के बराबर है। सो दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बी अ रेक्टेंगल, ओके, जिसका लेंथ एफ एक्स होगा, जिसका ब्रेथ dx है, और हम जानते हैं कि उसका एरिया होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो मैंने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है और यहाँ पर x इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया को, उसके बगल में भी एक छोटा सा एरिया होगा, उसके बगल में भी एक छोटा सा एरिया होगा। आई मीन टू से I have divided this curve into many such strips, okay, जिसका breadth dx है, ठीक है। I mean to say area of entire curve with x-axis, मतलब मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एरिया जो कर्व x एक्सिस के साथ बनाता हो, उस एरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये सिंगल स्ट्रिप का एरिया है और इस कर्व के अंदर बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक स्ट्रिप होगा, यहाँ भी एक स्ट्रिप होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे
तीसरे स्टेप को ऐड करेंगे। ठीक है, ये रहा दूसरा स्टेप, ये रहा तीसरा स्टेप, और इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a to b। I mean to say I have added all the steps that are present between a and b। a और b के बीच में जितने सारे स्टेप्स हैं मैंने सबको यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये समेशन का साइन है। ठीक है, समेशन। हमारे पास एक सिंबल आया ये, जिसे आप जानते होगा, इसका मतलब समेशन ये होता है। ठीक है, let me introduce to another symbol that we call as, that we represent as this। okay, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रल। ठीक है, ये भी समेशन है और इंटीग्रल को भी समेशन ही बोलते हैं। ठीक है, हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो इस तरह का दिखता हो, उसे समेशन ही कहा जाता है और उसे इंटीग्रल बोला जाता है। ठीक है, ये भी समेशन और ये भी समेशन। फ़र्क क्या है दोनों में? ये जो समेशन है ये कुछ बड़े क्वांटिटीज़ को ऐड करता है, फॉर एग्जांपल 4, 8, 12। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट हियर। फॉर एग्जांपल समेशन में हम लिखते हैं, अगर हमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हमें ऐड करना हो तो समेशन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू समथिंग लाइक 10 और लाइक दैट। कहने का मतलब ये है कि ये कंसिडरेबल अमाउंट है, 2, 4, 6, 8 जो हम देख सकते हैं वो कंसिडरेबल अमाउंट है। वैसे एडिशन के लिए हम लोग इस सिग्मा का यूज़ करते हैं। ठीक है, however in physics we are dealing with a very small quantity that is called dx। वो बहुत ही छोटे क्वांटिटी है। अगर हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हैं उनका एडिशन या समेशन लिखना हो तो उसके आगे इस इंटीग्रल सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो स्टेप्स है चूँकि बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो dx बहुत ही छोटा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस सिग्मा वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड वी आर कंसिडरिंग x इज इक्वल टू a to b। फॉर एग्जाम्पल वी want एरिया फ्रॉम दिस रीजन to this region, so it starts with a and ends at b, so this area we are interested in। So instead of writing sigma we have replaced this symbol from a symbol that we write is like this। okay, this symbol is called integral। so fx dx from x is equal to a to b is nothing, it's a area of this curve with x-axis। okay, area of curve with x-axis, and we also have to mention that between which points we want to find the area, so we are finding it between a and b। so here is it। कहने का मतलब इंटीग्रेशन जो है वो पहले तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था, मगर इंटीग्रेशन के एक ऐसा प्रॉपर्टी हमें बाद में फाइंड आउट किया जो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, ये तो रहा एरिया। सो वी विल राइट इट हियर। इंटीग्रेशन क्या हमने देखा? इंटीग्रेशन ये है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये इंटीग्रेशन है और इसका मतलब होता है एरिया।
चलिए ये तो एरिया था। अब हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाहिर सी बात है मुझे इसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरे चीज़ का इंटीग्रेशन निकालें, इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन निकालें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम कुछ देर में देखेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि किसी फंक्शन में dx मल्टीप्लाई होता है तभी जाके वो स्ट्रिप बनता है, और उस स्ट्रिप का हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया होने के लिए लेंथ के साथ ब्रेड्थ भी होना ज़रूरी है, इसलिए अगर इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो साथ में हम dx मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इधर dx मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली इसे इस तरफ भी हमें dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन बराबर होगा। ये dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dx से मल्टीप्लाई किया मैंने और यहाँ भी dx से मल्टीप्लाई किया। कारण इसलिए क्योंकि हमने देखा कि किसी फंक्शन में dx का मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है, तभी तो वो लेंथ क्रॉस ब्रेथ होगा और वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंटू डी एक्स इस फॉर्म में आ गया एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। अगर हम इस साइड इंटीग्रेट करते हैं, इस साइड भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये अगर dx यहाँ पर है इंटू सिमिलरली यहाँ पर dx है, ठीक है। इसे दो भाग में देखते हैं, इसको अलग देखेंगे, इसको अलग। यहाँ पर हमने देखा ये भी dx है और ये भी dx है, सो ये कैंसल आउट हो सकता है। मतलब ये हुआ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये। सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे भी dx है, सो दो ऑपरेटर्स हमारे पास रिमेनिंग है, d और एफ एक्स। अग्रीड, ओके। अब हमने देखा है कि dy क्या है, dy y का बहुत छोटा ही कंपोनेंट है, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट ऑफ y इज कॉल्ड dy, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, मतलब उसे ऐड कर दें, तो वो y के इक्विवेलेंट आएगा। सिमिलरली ये आपस में इक्वल है। सिमिलरली एफ एक्स एक फंक्शन है और डी ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का बहुत ही छोटा हिस्सा, ठीक है। डी एफ एक्स का बहुत ही छोटा हिस्सा है और इसके आगे लगा है समेशन इंटीग्रेशन, मतलब सारे छोटे पार्ट्स को हम लोग ऐड करके ये इंटीग्रेशन बनाएंगे। सारे छोटे पार्ट्स को हम लोग ऐड कर दिए तो वो एफ एक्स बन जाएगा। इसका मतलब दो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स था, मगर इस फंक्शन में हमने दो ऑपरेशंस किए। पहला ऑपरेशंस मैंने किया डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन किया हमने इंटीग्रेशन का। मतलब सेम फंक्शन पे दो दो ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। पहले तो उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाद में उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, मगर इन दो ऑपरेशंस करने के बावजूद जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल सेम रह रहा है। मगर मतलब दो ऑपरेशंस करने के बावजूद उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो करता है इंटीग्रेशन बिल्कुल अपोजिट करता है। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो और आप लाइन 0 पे खड़े हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर आपको एक कदम आगे ले जाता है, फॉर एग्जांपल 1 पे ले जाता है, तो इंटीग्रेशन आपको वापस 0 पे ले आता है। तभी तो पहले का पोजीशन और बाद का पोजीशन सेम है। पहले का पोजीशन और बाद का पोजीशन बिल्कुल सेम है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। अगर पहला एक कदम चलता है, इंटीग्रेशन उसे पीछे खींच लेता है। तभी तो पहला पोजीशन और आखिरी का पोजीशन बराबर है। तो हमने दो चीज़ देखा यहाँ पर इंटीग्रेशन के बारे में। पहला चीज़
तो इंटीग्रेशन जो है उसका जन्म एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो गया। और दूसरा हमने देखा कि अगर इंटीग्रेशन जानना है तो आप डिफरेंशिएशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर डिफरेंशिएशन साइन को कॉस में बदलता है तो इंटीग्रेशन इसे वापस पीछे खींच लेगा। मतलब कहने का ये मतलब कि अगर इस कॉस को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ज़रूरी होता है, देन ये हमें साइन एक्स ही देगा। ये हमने अभी देखा कि जो डिफरेंशिएशन जो करता है इंटीग्रेशन उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। क्विकली वी विल रैप इट अप, जल्दी से हम इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये साइन एक्स है, हाँ, हमने इस पे डिफरेंशिएशन लगाया, साइन एक्स कॉस एक्स में बदल गया, ठीक है। मतलब इस पे अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये वापस साइन एक्स में बदल जाएगा। तभी तो ये दोनों ऑपरेशंस आपस में अपोजिट हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन में हमें उसका सिर्फ रिवर्स कर देना होगा, वो हम आगे देखते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स हमने देखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, इसलिए जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। मैंने यहाँ पे प्लस सी लिखा है, सी एक कांस्टेंट है, हमें उस कांस्टेंट को ऐड करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी वो हम अभी जस्ट देखेंगे। हमने देखा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, प्लस सी हमेशा रहेगा। हमने ये भी देखा है tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x होगा, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, माइनस cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x हमने देखा है सेक x इंटू tan x है, ठीक है। तो जस्ट उसका अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये आप नोट डाउन कर सकते हो या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। याद करना बिल्कुल ही ज़रूरी है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। या तो आप डिफरेंशिएशन याद रखो, जस्ट उसको अपोजिट करके उसके इंटीग्रेशन को बना सकते हो। इसके आगे भी कुछ फॉर्मूला है, वो हम अभी देखेंगे। तो हमने ये देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक और कॉट के बराबर होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक एक्स प्लस इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली हमने देखा था लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सो जस्ट इसका अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, लॉन एक्स प्लस सी। हमने ये भी देखा था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता था nx n टू द n-1, तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये दोनों अपोजिट कैसे हैं, यहाँ पर देखिए n में -1 हो रहा है, वेयर एज इसमें n में +1 हो रहा है, सो दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं जो हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएशन में भी देखा होगा। किसी फंक्शन को कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे रिएक्ट करता है, किसी दो फंक्शंस को ऐड करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे रिएक्ट करता है। सिमिलरली हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखेंगे ये सारे ऑपरेशंस को। मैंने 3 ऑपरेशंस यहाँ लिखा है, ये 3 बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए। ये है किसी फंक्शन f(x) में अगर c कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर रखा जा सकता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में भी देखा था। ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन कुछ ऐसा है, ये है कि अगर कैपिटल f(x) जो है इंटीग्रेशन हो f(x) dx का, तो ये जो इसका x है इनपुट में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं cx से, तो आउटपुट जो f है उसमें भी cx से मल्टीप्लाई हो जाता है।
और इसके साथ 1/c मल्टीप्लाई हो जाता है। दो चीज़ ध्यान में रखने लायक है इसमें। पहला कि ये जो इनपुट x है, अगर c किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो जो आउटपुट होगा वो भी c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका cx, ठीक है, और उसे 1/c से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने देखा ही है डिफरेंशिएशन में। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। f(x) और g(x) दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में एडेड हैं, तो उसे इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। इन सारे ऑपरेशंस और जो हमने डिफरेंशिएशन के फंक्शन इंटीग्रेशन का जो हमने फॉर्मूला देखा, उसको यूज़ करके ये दो एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। पहला है 4x³ + 3x² 2x + 4। ये बड़ा सा फंक्शन जो है चार छोटे छोटे फंक्शन से मिलकर बना है, 4x³ 3x² 2x और 4। तो हमने अभी देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी मोर देन 2 फंक्शंस अगर एडिशन में हो तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, हम सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेते हैं। टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, ठीक है। ये हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा है कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x⁴ डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस c1 हमने कांस्टेंट रखा है सिर्फ इस फंक्शन के लिए। सिमिलरली फॉर दिस फंक्शन इट वुड बी 3x⁴ डिवाइडेड बाई 2+1, और इसके लिए मैंने कांस्टेंट अलग से रखा है c2, ठीक है। अब हम लोग इस वाले को देखेंगे। ये है आपका 2 बाहर आ जाएगा, x⁴ 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस c3 क्या है, सिर्फ इस फंक्शन के इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट आता है उसे हम c3 रखते हैं, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसे कुछ नहीं किया, x⁴n को n+1 डिवाइडेड बाई n+1 पे रख दिया। सॉरी, ये 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे लिखा जा सकता है 4 इंटू x⁴ डिवाइडेड बाई 4। ये 4 कैंसिल आउट हो सकता है। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, c1 c2 c3 और c4 को एक साथ ऐड करके नया कांस्टेंट रख देंगे, उसका नाम रखते हैं c, इसलिए c को यहाँ पर नहीं रखते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू x³ 3 कैंसिल आउट, प्लस 2 x⁴ डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x, और इन चारों कांस्टेंट को ऐड करके हमने एक नया कांस्टेंट रखा है, उसे नाम है c, ठीक है। तो फाइनली इट वुड बी x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 4x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देखा उससे रिड्यूस होता है। हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास। ये है sin³ प्लस cos³ और डिनोमिनेटर में है sin²x cos²x। जनरली ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन का टर्म हम लोग अवॉइड करते हैं। आई मीन टू से इतना बड़ा टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो हम अवॉइड करते हैं रखना, इसलिए इसको हम लोग दो भाग में तोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin³ डिवाइडेड बाय sin²x cos² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है। अब ये दो इंटीग्रेशन के बराबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और ऊपर में है साइन क्यूब एक्स, तो इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स अग्रीड इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स है, सो दोनों कैंसिल होकर ऊपर में बचेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, बात बिल्कुल ही बराबर हुई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो साइन बाई कॉस क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या है 1 बाई कॉस मतलब sec x dx प्लस ये देखो इंटीग्रेशन cos बाई साइन मतलब cot x और 1 बाई साइन मतलब cosec x dx। और ये फॉर्मूला हमें पता है, tan x इंटू sec x क्या होता है sec x प्लस cot और cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x और प्लस हमने रखा है c, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो ये माइनस हो जाएगा sec x माइनस cosec x प्लस c। ये दो एग्जांपल्स बहुत सिंपल से थे और फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन आप इनकाउंटर करोगे सारे बिल्कुल ही सिंपल होंगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज को चेक ना करके आपके फिजिक्स के नॉलेज को चेक करेगा। सो फिजिक्स में जितने भी सारे इंटीग्रेशन मिलेंगे वो बिल्कुल ही सिंपल होंगे और वो फॉर्मूला पे पुट ऑन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई वी, आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, ऑफ कोर्स dx, ठीक है। और हमने डिफ्रेंसिएशन में देखा था u बाई वी, सो हम लोग देखेंगे u बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx। इन दो चीज़ों को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं u इंटू वी क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, ये दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों x पे डिपेंडेंट है और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और माइनस सेम चीज़ को यहाँ रख लेते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। सिर्फ u ना रख के हम लोग क्या करते हैं du बाई dx, और ये जो टर्म आया इसे एक फंक्शन मान के फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया, u इंटू वी dx, ये जो फॉर्मूला था u dv बाई dx प्लस v du बाई dx यहाँ से आया। अगर इसे करना हो तो dx को इधर यहाँ भेजेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन u डॉट वी dx, ठीक है। दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब वी आर डिवाइडिंग इट इन टू पार्ट्स, u और v, and we are doing it separately, so it is called integration by parts। एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पर u इंटू वी डी एक्स को क्या करेंगे, पहले u को रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v को विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस सेम चीज़ यहाँ रख देंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, मगर यहाँ पर du और dx करेंगे, ठीक है। और ये एक जो फंक्शन आएगा इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल सा इजी है, ये देखने में बिल्कुल टफ लगता है, बहुत ही आसान है। चलिए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं।
एग्जाम्पल समझने के पहले हमने देखा है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी में, अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल x cos x, और इसका डिफरेंशिएशन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम इन दोनों में से किसी को u रख सकते हैं और किसी को v रख सकते हैं। इसको भी u रख सकते हैं और इसको भी v रख सकते हैं। मगर इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x cos x करना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये देखिए इस फॉर्म में है u इंटू वी। u अलग है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये जो है ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बिल्कुल दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, जो u इंटू वी के फॉर्म में आता है। ठीक है, मगर इस केस में हम किसी को u और किसी को v रखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत लेंथी होगा, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें वैलिड रिजल्ट ना दे। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्रम बनाया गया है, उसे कहते हैं आइलेट। ये जस्ट एक गाइडलाइन है। किस चीज़ का गाइडलाइन? गाइडलाइन टू चूज u एंड v। किसे u चूज करें और किसे v चूज करें, इसका गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को बोलते हैं आइलेट। आइलेट में i जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है, l जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, a जो होता है वो अलजेब्राइक होता है, t जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, और e जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शन हो तो किसे u चूज किया जाए, अगर वो इस क्रम में पहले आता हो तो u उसी को चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए x इंटू कॉस एक्स है, ये है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो a और t इस क्रम में कहाँ आते हैं? पहले a आता है, बाद में t आता है। इसका मतलब जो अलजेब्राइक फंक्शन है उसे हम u कंसिडर करेंगे, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसे हम v कंसिडर करेंगे। सो आइलेट जस्ट एक गाइड है टू चूज बिटवीन u एंड v। व्हाट शुड वी चूज? जस्ट गो थ्रू इट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ये बहुत ही आसान है, और फिजिक्स में जितने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे बेस्ड वो बिल्कुल ही आसान होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर देखा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। तो हमने देखा कि x अलजेब्राइक है और cos x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक है। कहने का मतलब a और t में पहले कौन आता है? आइलेट में a आता है। इसका मतलब ये प्रेफर किया जाता है अगर इसे हम u चूज करें और इसे v चूज करें। आप अपोजिट भी कर सकते हो, मगर वो आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा चूज करते हैं। तो चलिए हम लोग कन्वेंशन के से ही चलते हैं। वी विल जस्ट फॉलो द कन्वेंशन। आइलेट इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इसके बराबर क्या होगा? पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये दो बार हमारे पास आ रहा है, तो पहले से ही इसका इंटीग्रेशन करके रखना आसान होता है। ये v है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, जो होता है sin x के बराबर। ठीक है, चूंकि ये दो बार आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यहाँ भी और इंटीग्रेशन ऑफ v dx यहाँ भी, तो सेपरेटली इसको निकाल के रखना आसान होता है, बाद में इसे हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, u क्या है? x को बाहर रखें, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने ऑलरेडी करके रखा है sin x, ये एक टर्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसा ही छोड़ दें इसे, du by dx, u हमने चूज किया है x, सो dx by dx, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा है, तो sin x और ओवरऑल dx। बस इसी चीज़ को सॉल्व कर देना है, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा x sin x माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx।
ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, चूँकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है हम एक कांस्टेंट रखते हैं c, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, plus cos x plus c, this will be the answer. So आप नोट कर सकते हो इसे, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और जितनी भी एग्जाम्पल्स हम इनकाउंटर करेंगे फिजिक्स में वो बिल्कुल इस तरह के होंगे। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही कम होगा क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं, हम लोग फिजिक्स में इसका यूज़ करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग को बहुत डिफ़िकल्ट और टिपिकल इंटीग्रेशन आने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। इसके लिए ये जो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये प्रेफरेबल होता है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ u dx जो है इंटीग्रेशन ऑफ v dx आप पहले से निकाल के रखो। सो बिकॉज ये 2 बार आता है, ये v dx 2 बार आ रहा है, आप पहले से इसे निकाल के रखोगे और पुट करने में ज़्यादा आसानी होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x dx, ठीक है। अब किसे u चूज़ किया जाए और किसे v चूज़ किया जाए, हमारा गाइडलाइन ये है आइलेट, ठीक है। ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। a और e में पहले a आ रहा है और बाद में e आ रहा है, इसका मतलब a को पहले चूज़ किया जाएगा, मतलब a वाले को u चूज़ करेंगे और e वाले को v चूज़ करेंगे। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर केस में x जो है u है और e टू द पावर x जो है वो v है। ये करने के बाद बिल्कुल भी आसान हो जाता है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx को कैलकुलेट कर लेंगे। v क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है। तो चलिए इसे जस्ट इसे पुट डाउन कर लेते हैं। u मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने कैलकुलेट कर रखा है, माइनस, ठीक है, du बाई dx मतलब dx बाई dx और इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने कैलकुलेट कर रखा है e टू द पावर x के बराबर dx, ठीक है। अब dx 1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx जो हो जाएगा x ex, इंटीग्रेशन ऑफ ex हमेशा ex के बराबर होता है प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और कुछ करना है नहीं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u बाई वी इंटू डी एक्स, ठीक है। u बाई वी ऑफ डी एक्स का कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, इसे हम लोग 2-3 फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और कुछ फार्मूलाज है और कुछ मेथड है जिससे हम इसे डिटेक्ट करते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। तो चलिए उस मेथड्स को देखते हैं। उनमें से हम लोग सिर्फ एक मेथड को देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस u बाई वी जो फॉर्म है उसके इंटीग्रेशन को समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। इसे हम लोग u कह सकते हैं, इसे हम लोग v कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब देखते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जनरली ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, बहुत लेंदी हो, तो उसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो
तो हमारा काम ये रहता है कि जो भारी भरकम डिनोमिनेटर है उसे थोड़ा इजी किया जाए, थोड़ा स्लो किया जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जनरली कि x प्लस 1 जो है इसे z से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आई मीन टू से x प्लस 1 को ना रख के उसे हम लोग एक नया फंक्शन का नाम देते हैं, उसे हम z बोलते हैं। तो ये एक नया सॉरी ये एक नया फंक्शन है x प्लस 1, जैसे हम z को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी सारे x हैं उन्हें z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें dx का रिक्वायरमेंट होगा जो dz से कैसे रिलेट होता है वो देखना पड़ेगा, और x को देखना पड़ेगा। x तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं कि x जो है z माइनस एक्स है, ठीक है। तो डायरेक्टली x को z माइनस 1 से रिप्लेस किया जा सकता है। बच गया dx। dx को भी हम लोग z का फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dz बाई dx। हमने दोनों साइड x से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है dx बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है इज इक्वल टू dz बाई dx, और ये dx बाई dx 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dz, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी सारे टर्म्स हैं उन्हें हम लोगों ने z के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली हमारा फॉर्म जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x को हमने देखा z माइनस 1 रख सकते हैं, z माइनस 1 और प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हमने देखा है कि z है तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, और dx जो है वो dz के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास वेरिएबल था x उसको हमने z में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो बहुत ही भारी भरकम सा था, उसे हमने बहुत ही हल्का बना दिया, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन को डील करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और चूंकि हमने वेरिएबल x को सब्स्टिट्यूट कर दिया वेरिएबल z से, इसलिए इस मेथड को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर dz। इसे लिखा जा सकता है z बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz से, ठीक है। इसे लिखा जा सकता है 1 बाई जेड dz, और इसे लिखा जा सकता है 1 बाई जेड स्क्वायर dz, ठीक है। अब हमने देखा है कि 1 बाई जेड जो होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग जेड होता है। सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर माइनस 2 dz। ये हो गया किस फॉर्म में, x टू द पावर n के फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड प्लस, अब है ये x टू द पावर n के फॉर्म में, सो उसका इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और एक कांस्टेंट हम लोग रखते हैं c, चूँकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये हो गया लॉग ऑफ जेड प्लस ये हो गया जेड माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, और डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस सी, ठीक है। हमने तो ये रिजल्ट पाया z में, बट जो ओरिजिनल फंक्शन था आपने देखा है कि वो फंक्शन x है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस z वाले को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा है x बराबर z प्लस 1 है, सो z इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग इसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए इसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ z मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई
1 plus x plus c. So this will be the result for that differentiation. So अभी हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में. क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन? हमने देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x बिटवीन पॉइंट्स x इज इक्वल टू a टू b किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द कर्व fx बिटवीन fx एंड x. फॉर एग्जांपल, ये अगर कर्व है, ये फंक्शन fx है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर ये कर्व है और ये a है, ये b है, तो ये जो इंटीग्रेशन है fx dx बिटवीन पॉइंट्स a एंड b विल रिप्रेजेंट the area of this curve with x-axis. We usually say this as area of this curve with x-axis between points A and B. ये जो इंटीग्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वो इस एरिया को देगा, और ये एरिया जो होगा वो फिक्स होगा, डेफिनेट होगा. इसका मतलब इंटीग्रेशन जिसका रिजल्ट डेफिनेट हो, जिसका रिजल्ट फिक्स हो, उसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं. यूजुअली हम लोग ऐसा लिखते हैं, अगर fx, इसे जनरली लोअर लिमिट्स बोला जाता है, लोअर लिमिट्स ऑफ x, एंड b को बोला जाता है अपर लिमिट्स ऑफ x. तो जनरली x इज इक्वल टू a टू b को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं fx से, ठीक है. और प्लस c हमने देखा था कि कांस्टेंट c रहता है, इसके रिजल्ट में b और a को रखा जाता है. बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू, आई मीन टू से इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b is usually written as fx plus c between the limits a and b. ठीक है. अगर इस लिमिट को हटाना है, हम क्या करते हैं कि b को x में पुट करते हैं और a को x में पुट करते हैं, और दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी. ठीक है, ये बाय डेफिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई फंक्शन है, उसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, ठीक है, ये फंक्शन इसका इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए यूजुअली लिखा जाता है, अपर लिमिट को x के जगह पुट कर दिया जाता है और लोअर लिमिट को एक x के जगह पे पुट करके और उसका माइनस कर लिया जाता है, मतलब उसका डिफरेंस ले लिया जाता है. अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये c और ये c कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनली बचेगा fb माइनस fa. यहाँ पर c जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. हमने देखा था c जब किसी इंटीग्रेशन के लास्ट में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट नेचर ऑफ एन इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट नेचर ऑफ एन इंटीग्रेशन का मतलब था कि अगर प्लस c रहेगा, c कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इंटीग्रेशन उस केस में डेफिनेट नहीं था क्योंकि उसका रिजल्ट c पर वेरी कर रहा था. हाउएवर यहाँ पर c तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जा रहा है. इसका मतलब c जैसा कोई क्वांटिटी यहाँ पर है ही नहीं. सो रिजल्ट जो यहाँ पर है वो c पे डिपेंडेंट नहीं रहता है. इस कारण से ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन c से इंडिपेंडेंट है और इसलिए इसका रिजल्ट वेरिएबल ना हो के फिक्स रिजल्ट होता है. इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. वैसा इंटीग्रेशन जिसका रिजल्ट फिक्स हो, वेरिएबल ना हो, जिसका रिजल्ट डेफिनेट हो, उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. ऐसा तभी हो पाता है जब इंटीग्रेशन का लिमिट्स दिया हो a और b. ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. हमने एक चीज़ यहाँ पर एज्यूम किया. ठीक है, क्या एज्यूम किया कि ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है
उसकी लिमिट्स को अगर सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, अपर लिमिट को यहाँ रख दिया और लोअर लिमिट को यहाँ रख दिया और उसका डिफरेंस ले लिया। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इसे डिफरेंस ही क्यों लिया, इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीज़न क्यों नहीं लिया। तो चलिए उस चीज़ का आंसर देते हैं। इस चीज़ को हमने बेसिकली ये देखा कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए है क्योंकि इसमें सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सी का इन्वॉल्वमेंट रहने से वो जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो इनडेफिनेट होता है क्योंकि उसका रिजल्ट इनडेफिनेट होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंस ही क्यों लेते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसे ग्राफिकली समझते हैं, वो हमें समझने में ज़्यादा आसान होगा। हमने अभी देखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू फ्रॉम लिमिट बी अगर निकालना हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसे हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका इंटीग्रेशन कोई एक फंक्शन होगा जिसे हम एफ एक्स लिखते हैं और उसका अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर हमको रिप्लेस करना होगा, एक्सप्रेशन में लिखना होगा, तो वो हम लोग जनरली लिखते हैं फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। मतलब इंटायर फंक्शन जो x पे डिपेंडेंट था, x वेरिएबल के जगह b कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और माइनस फंक्शन ऑफ a। हम ये जानना चाहते हैं कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं। फंक्शन ऑफ x जो है फ्रॉम इसका अपर लिमिट b टू लोअर लिमिट a को, फंक्शन को इंटायरली रिप्लेस कर दिया हमने फंक्शन ऑफ b से और डिफरेंस ले लिया फंक्शन ऑफ a का। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम जानना चाहते हैं। ये तो जनरल फॉर्म है। चलिए इसे cos x के एग्जांपल से समझते हैं, वो आसान होगा समझने में। हम जानना चाहते हैं cos x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमने देखा है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बारे में समझें तो ये कहता है कि आप इंटीग्रेट करो cos x को। ठीक है, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करो cos x कर्व का बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। ये हमारा जनरल cos x का फंक्शन है। ठीक है, हमें पता करना है, इंटायर फंक्शंस के एरिया को पता नहीं करना है, सिर्फ उस सेक्शन को पता करना है जो 0 और पाई बाई 2 के बीच में हो। फॉर यही तो वो एरिया है दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो इसके लिए मुझे कुछ पता नहीं है कैसे कर सकते हैं, मगर इतना तो हम कर सकते हैं कि अगर हमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर पाई बाई 2 तक का एरिया मालूम हो जाए और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया मालूम हो जाए, तो इस एरिया से इस एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का पता है एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम पता कर पाए, तो ये एरिया ये दोनों का माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं। ये माइनस ये इज इक्वल टू ए। ठीक है, यही हम सबसे आसान तरीका है। तो इसे हम लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एफ एक्स कंसिडर करते हैं और लिखते हैं पाई बाई 2 से लेकर 0। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम इसे लिख सकते हैं फंक्शन अप टू 5/2 माइनस फंक्शन अप टू 0। अब इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इफ ऑफ π/2 का मतलब होता है एरिया ऑफ दिस कर्व अप टू 5π/2, अप टू π/2 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू π/2 इसका मतलब होता है। और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन और एरिया अप टू 0। तो जनरलाइज जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, उसे एक बार हम लोग समझते हैं। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम a इज इक्वल a एंड b इज इक्वल टू, ग्राफिकली ये देख सकते हैं, a से b तक का एरिया जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको इंटीग्रेट करने के बाद कोई फंक्शन आया, ठीक है, उस पर दोनों लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स,
और जब इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलता है फंक्शन b माइनस फंक्शन a। ठीक है, अब इसका मतलब हम समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब होगा एरिया ऑफ द कर्व ऑफ एरिया ऑफ fx अप टू पॉइंट p अप टू x इज इक्वल टू b। ठीक है, और इसका मतलब होगा एरिया ऑफ fx का एरिया कहाँ तक, अप टू x इज इक्वल टू a। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर b तक का जो एरिया होगा fb का मतलब बिल्कुल वही होगा, और माइनस इन्फिनिटी से a तक का एरिया जो होगा वो fa उसका मतलब होगा, और दोनों को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस हमें a और b के बीच का एरिया देगा। सो नाउ वी कैन फील व्हाट इज fb एंड व्हाट इज fa एंड हाउ अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स आर रिजॉल्व्ड। इन शॉर्ट कंक्लूजन देखते हैं। पहला कि डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं होता है, c नहीं होता। आप देखे हो कि c कैंसिल हो जाता है, इसलिए ही इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल्स पे आई मीन कांस्टेंट से कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा हमने देखा कि fb इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b में f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मतलब क्या है। ये एरिया है, ये एरिया है, कहाँ तक का एरिया है वो हमने देखा। ये दो पॉइंट्स हमने देखा। तो हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में देखा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें sin x का इंटीग्रेशन मानना है फ्रॉम 0 टू 2π। ठीक है, ये क्या है वो उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। sin x मतलब अगर इसका कर्व ड्रॉ करें तो ये है sin x। ठीक है, और भी है बट हमें इंटरेस्ट है 0 टू 2π ओनली। सो 0 ये रहा 2π। सो वी आर मेरली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस कर्व। इस एरिया का हम लोग इस कर्व का एरिया निकालना है। पूरा कर्व का एरिया ना निकाल के बस इसका पर्टिकुलर सेक्शन जो 0 और 2π के बीच में है उसका एरिया निकालना है। तो हमने देखा कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। चलिए minus cos x and it has limits b that is equal to 2π and a that is equal to 0। अच्छा, और इस लिमिट को तोड़ना है तो हम क्या रखेंगे, माइनस cos ऑफ 2π माइनस cos 0। और हम देखते हैं कि cos 2π क्या हो जाएगा 1 एंड cos 0 भी 1 होता है, that is equal to 0। मतलब हम इंटीग्रेशन जानना चाहते हैं sin x dx का। ठीक है, बिटवीन पॉइंट 0 टू 2π। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। सो वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ sin x बिटवीन 0 टू 2π। लेकिन ये तो 0 है, एरिया 0 कैसे हो सकता है, हाउ कैन एरिया बी 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ एरिया है और यहाँ भी कुछ एरिया है। और देखिए होता क्या है, कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन हमने देखा वो क्या होता है, समेशन। मतलब वो ऐड कर रहा है क्वांटिटीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये एक निगेटिव क्वांटिटी है और ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। मतलब यहाँ का जो स्ट्रिप होगा और यहाँ का स्ट्रिप होगा, यहाँ जितने सारे स्ट्रिप्स होंगे सारे निगेटिव क्वांटिटीज़ होंगे। एंड इफ़ यू ऐड टू निगेटिव नंबर्स that will contribute to a negative number. For example, -1 and -2 will be -3 but it is still a negative number. So यहाँ पर इंटीग्रेशन के द्वारा जितने भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं समेशन से वो सारे निगेटिव्स हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, सम करता है, वो जोड़ता है दो स्टेप्स को। ठीक है, तो दो निगेटिव नंबर्स होंगे तो वो उसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो भी निगेटिव ही होगा। सो वो ऐड तो कर रहा है बट उसका साइन निगेटिव रह रहा है।
और यहाँ पर साइन पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है, प्लस साइन। अब ये दोनों का अगर वो ऐड करेगा तो दैट विल रिड्यूस ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, सो 3 ये प्लस वाला 3 और ये माइनस वाला 3 दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 0। सो लिटरली इंटीग्रेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के एरिया बताता है। मतलब ये एरिया तो यहाँ पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एरिया है और यहाँ पर कुछ एरिया है, बट इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन तो सिर्फ जोड़ता है, वो पॉजिटिव देखता है नेगेटिव देखता है। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों नेगेटिव है और दोनों का सम भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसका सम नेगेटिव, इसका सम पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर एंड हेंस द इंटीग्रेशन विल बी 0, ठीक है। अगर हम इसका एक्चुअल एरिया जानना चाहते हैं, अगर इसका हम लोग एक्चुअल एरिया जानना चाहते हैं, देन आवर फंक्शन शुड बी मॉडिफाइड लाइक दिस, 0 to 2 पाई। ये मॉड के बीच में है, मॉड के बीच में है, इसका मतलब ये जितने भी नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं मॉड उसको कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर मॉड हम इन दोनों के बीच में लगाएं तो ये सारे नेगेटिव क्वांटिटीज़ को ये पॉजिटिव क्वांटिटी में बदल देगा। एंड नाउ द इंटीग्रेशन विल बी द समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसका भी समेशन और इसका भी समेशन, इसका समेशन और इसका समेशन। कहने का मतलब अगर हम एक्चुअल एरिया जानना चाहते हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ अ कर्व, देन मॉड शुड बी अप्लाइड इन द फंक्शन सच दैट ये जो नेगेटिव जितने इस कर्व के जितने भी नेगेटिव पार्ट्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉड को कन्वर्ट करें, sin x का मॉड रखें between 0 to 2 pi, the actual curve will be like this, 0 to 2 pi। इसने क्या किया, मॉड ने, पहले तो ये निगेटिव था बट जैसे ही मॉड आया जितने भी निगेटिव क्वांटिटीज थे इस मॉड ने सारे निगेटिव को उसके पॉजिटिव पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे, मॉड के बाद जब इंटीग्रेशन लेंगे तब ये क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तब ये इस पार्ट का भी एरिया देगा और इस पार्ट का भी एरिया देगा, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स का एरिया को ऐड करेंगे और देन विल गेट एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। सो ये प्रिकॉशन एक मैं बताना चाह रहा था। इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म वी कैन सी दैट, जनरलाइज फॉर्म में मैं बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम a टू b, ये सिंपली एक एरिया तो है लेकिन एरिया तभी तक है जब तक f(x) कर्व जो है निगेटिव ना हो जाए। जैसे ही वो निगेटिव होता है ये समेशन के तरह फॉर्म करता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा अगर हम किसी कर्व के किसी फंक्शन के एक्चुअल एरिया को जानना चाहते हैं तो हम उस फंक्शन को ना लेके उसका मॉड को लेंगे, ठीक है। this will give actual area of f(x), ठीक है। ये क्या देगा, इंटीग्रेशन। सो नाउ अब हम लोग को समझ में आ रहा होगा इन सिंपल इंटीग्रेशन और एक्चुअल एरिया फाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है सिर्फ तो ये, अगर आप एक्चुअल एरिया लेना चाहते हैं किसी कर्व का तो उसे मॉड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, तब उस टाइम हम लोग जब इंटीग्रेशन आएगा उसके फॉर्मूला को फिर से देखेंगे और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन मिलेंगे वो बिल्कुल बेसिक फार्मूला पे होंगे, क्योंकि
एग्जामिनर आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज को चेक ना करके आपके फिजिक्स के नॉलेज को चेक करता है, इसलिए वो टिपिकल इंटीग्रेशन ना देके वो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन देगा। सो इसी माइंडसेट के साथ आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के एक साथ क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।